नमस्कार दोस्तों, मैं आर के शुक्ला कालका आईएएस जोन से आपका स्वागत करता हूं। हमारा इंस्टीट्यूट भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में स्थित है। दोस्तों, आपने जब इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा यूट्यूब पर, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक बात क्लिक करी होगी और वो बात है ये लाइन, क्लास 6 में ऐसा क्या कहा कि टीचर भी हैरान हो गए। दोस्तों, ये सिर्फ लाइन मैंने इसलिए नहीं लिखी कि मेरे वीडियो के व्यूज बढ़े या आप उस पर क्लिक करें। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है कि आज इस वीडियो के बाद ये लाइन आपकी भी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आप सच में यूपीएससी या एमपीपीएससी किसी भी स्टेट सर्विस के डेस्पिरेंट हैं, एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं, डैम श्योर ये लाइन आपकी आज लाइफ बदलने वाली है और ये वीडियो आपकी लाइफ बदलने वाली है। ये जो चेहरा आपके सामने है ये किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। मिस्टर शुभम कुमार, आईएएस रैंक होल्डर जिसने फर्स्ट रैंक हासिल करी, यानी भारत में बड़े बड़े अमीर जादे पढ़े, अमीर से अमीर व्यक्ति पढ़े हैं, सारी फैसिलिटी उनके पास है, सारी फैसिलिटी उनके पास है। शुभम एक ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति जो कटियार में जो जन्मा वहां से पढ़ा और उसने पूरे भारत को हिलाकर अपनी मेहनत दिखाकर फर्स्ट रैंक हासिल करी। थिंक इस व्यक्ति की संकल्प शक्ति कितनी ज्यादा होगी, जस्ट थिंक। ये लाइन आपके सामने इसलिए भी लाना जरूरी था क्योंकि आज के समय में आप कोई भी टारगेट सेट करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपना टारगेट भूल जाते हैं। ये ऑब्वियसली बात है, यूपीएससी का सेकंड अटेम्प्ट इन्होंने पहले रैंक में इन्होंने 219वीं रैंक हासिल करी और फिर टॉप 1 बन गए, यानी 2 अटेम्प्ट इनके में इन्होंने सफलता हासिल करी और उन्होंने आईपीएस की जगह आईएएस को मतलब ऑप्शनल में लिया। तो दोस्तों, सिंपल सी बात करूं, एक बार ये 6वीं क्लास में थे, 6th क्लास में थे, कटियार एक छोटी सी जगह है बिहार में। तो इनके टीचर इन्हें कुछ पढ़ा रहे थे। तो जब इनकी बहुत ही अच्छी आदत थी कि मैं जो भी बात कर रहा हूं दोस्तों, कोई कहानी किससे नहीं, एविडेंस के दम पर बात कर रहा हूं। सारी एविडेंसेस आपके इसी लेक्चर में आने वाली है, आपके इस वीडियो में आने वाली है। 6th क्लास में जब ये पढ़ रहे थे तो इनके मास्टर जी ने एक 3-4 बच्चों से प्रश्न पूछा कि इसका मतलब उत्तर क्या होगा। शुभम जी काफी एग्रेसिव रहते थे और इनको अपने में कॉन्फिडेंस बहुत था, जो आजकल देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन कुछ है जिनको अपने पे आत्मविश्वास बहुत है। तो इन्होंने उत्तर दिया, बिहार में कटियार आप भी जानते हैं कितना छोटा सा क्षेत्र है और 6th क्लास का बच्चा जब छोटी प्राइमरी क्लासेस को टीचर पढ़ाते हैं तो वो उम्मीद नहीं करते कि वो बच्चा मतलब कुछ ऐसा जवाब दे देगा कि वो उनके टीचर भी उसको समझ में मतलब डिफिकल्ट हो जाए, काफी समझना मुश्किल हो जाए। तो इन्होंने जब टीचर ने इनसे कुछ सवाल पूछा तो इन्होंने उसका उत्तर दिया। टीचर की जो उस समय इन्होंने आफ्टर यूपीएससी क्लियर, आफ्टर यूपीएससी न्यूज़पेपर में, टीवी में इंटरव्यू देते बताया अपने 6वीं क्लास का किस्सा, वही मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो उन्होंने जब उत्तर दिया तो टीचर ने इनके उत्तर को गलत बोल दिया कि आपका उत्तर गलत है, बिल्कुल गलत है, आपका उत्तर बिल्कुल सही नहीं है। अब सच्चाई ये है, इन्होंने खुद बोला कि मेरा उत्तर सही था। 6th क्लास का बच्चा अगर आज मैं 10th क्लास के बच्चे के सामने भी कुछ बोलता हूं, हम बोले, या 12th क्लास के बच्चे बोले, वो भी हां में हां मिला लेते हैं, सही और गलत को नहीं पहचानते। तो 6th क्लास का बच्चे से आप क्या होप करोगे। टीचर ने कहा कि आपने जो उत्तर दिया है वो गलत है। शुभम ने बोला, सर मैं माफी चाहूंगा लेकिन मेरा उत्तर बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने इसे सही तरीके से पढ़ा है और नोट करके रखा है।
टीचर ने कहा कि तू मुझे ज्ञान दे रहा है क्या ज्यादा, मैं टीचर हूं, तू टीचर है, इतना सा तो तू है, तू मुझे ज्ञान देगा। और फिर छात्र छात्र होता है, मर्यादा होती है। तो शुभम उस समय शांत हो गए, घर गए, उन्होंने अपनी कॉपी और अपनी किताब खोल के नहीं देखी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैंने जो पढ़ा है यहां छाप लिया है, यहां छाप लिया है। मैंने जो पढ़ा है चाहे कभी भी कोई पूछे मैं उसे भूलूंगा नहीं। इन्होंने अपने माता पिता से कहा कि मुझे अब कटिहार के स्कूल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेरा एम कुछ और है। 6th क्लास का बच्चा सोचो ऐसी बात करता है, कैसे कर सकता है। आज हमारे 12th ग्रेजुएट वाले बच्चों को नहीं पता, होश नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। 6th क्लास का बच्चे की बात बता रहा हूं मैं आपको, जिन्होंने इंटरव्यू में खुद ये अपनी बात कही है कि मुझे कटिहार के स्कूल में नहीं जाना, मुझे अब पटना जाना है और मैं वहीं पे पढ़ाई करूंगा। कहते हैं ना, अगर आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास है तो सभी लोग आपको सपोर्ट करने को तैयार हो जाते हैं। वैसा ही हुआ, माता पिता ने इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। माता पिता ने इनको पटना भेजा कटिहार से, और इन्होंने बोला मेरी वहीं से लाइफ टर्न हो गई और आज पूरे भारत का टॉपर नंबर 1 यूपीएससी, जो हर घर का ड्रीम होता है किसी ना किसी बच्चे का बनना, वो ये बन गया। तो इससे आपने क्या सीखा? मैं कोई कहानी किस्सा बता रहा हूं क्या आपको? आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी है। बड़ी छोटी सी लाइन है दोस्तों, क्लास में 6 के बच्चे ने जवाब दिया। हो सकता है इस लाइन को देख के आप देखने आए, लेकिन सिर्फ वीडियो ना देखें, एंटरटेनमेंट ना देखें। इससे आपने क्या सीखा? पहली बात, अपने पे आत्मविश्वास लेकर आओ। मेरे पास 800 से 900 स्टूडेंट मैं पढ़ाता हूं आईएएस और एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज के, ऑनलाइन ऑफलाइन। 5 लाख सब्सक्राइबर आपने हमारे देखे, आपका प्यार है। मेरे पास जब बच्चे आते हैं 2-4 महीने के बाद उनका आत्मविश्वास डगमगाने लग जाता है और वो खुद ही कंफ्यूज होते हैं एडमिशन के समय। सर अगर मैं आईएएस नहीं बनूं तो मैं बैंक की तैयारी भी कर सकता हूं, ऑप्शन है, नहीं तो मैं जिम भी खोल सकता हूं, ऑप्शन है। इतनी आत्मविश्वास की कमी कि अगर मैं ये नहीं बनूंगा तो ये कर लूं, या मैं वो कर लूं, या वो कर लूं, या वो कर लूं। तो मैं कहता हूं भाई, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है तो मेरी कोचिंग को ज्वाइन मत करें। सच्चाई बता रहा हूं मैंने कम से कम 40 से 50 स्टूडेंट को लौटा दिया होगा जो इस तरीके की बात करने मेरे यहां एडमिशन लेने आए होंगे। यार मजाक समझ रखा है? जब आपको खुद अपने पे आत्मविश्वास नहीं है तो क्या मैं गोली और कैप्सूल खिला दूंगा आपको, आत्मविश्वास जगा दूंगा आपको? आप खुद सोचिए। पहली चीज, आत्मविश्वास आप लेकर आए अपने ऊपर। आपको जो सही लगता है उस पे करें, ना कि दूसरे पे। दूसरी चीज, ये एक टीचर का उदाहरण था, लेकिन आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आप सही कर रहे हो वो उसे गलत ठहराएंगे। नहीं नहीं तू गलत कर रहा है, नहीं नहीं ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता, तू कलेक्टर बनेगा। आप उसे इग्नोर करें। आपको मालूम है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, पूरे लगन से कर रहा हूं, तो अगला चेहरा आपका होगा यहां पर, वो भी टॉप 10 के स्टूडेंट के अंदर। तो ये 2 चीज इस वीडियो की जरूर याद रखें। मैंने एविडेंस के रूप में आपके लिए इनकी मार्कशीट रखी है जो नेट पे इजीली उपलब्ध है। शुभम कुमार, कनिष्क कटारिया, जिन्होंने 1100 से 1100 और 1000 यानी 1054, शुभम 1100 प्लस कटारिया साहब ने स्कोर किया है। आप सोच सकते हैं इन्होंने, इनका ऑप्शनल में टारगेट कितना था? आपका ऑप्शनल होता है 500 में से 320 टारगेट लेके चल रहे थे। हम ज्यादातर पर 280 हो गए तो सिलेक्शन है। सोचिए 320 स्कोर करे इन लोगों ने अपने ऑप्शनल्स में। ये इनकी मार्कशीट है। एनीवे, अभी अभी मैंने जो डिस्कस किया एज इट इज, एज ए एविडेंस, जो इनने न्यूज में दिया वो मैं आपको सामने लेकर आया हूं, आप इसे खुद देखें। शुभम बताते हैं कि उस समय उनके एक शिक्षक ने एक सवाल का गलत जवाब दिया था, जिससे वो काफी दुखी हुए थे। स्टेटमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। शुभम का कहना था कि मेरे सही जवाब को मेरे शिक्षक ने गलत कह दिया, लेकिन इस बच्चे का आत्मविश्वास देखो, 6th क्लास के बच्चे का।
मुझे अपने आप पर विश्वास था कि मैंने सही जवाब दिया है। इसी प्रकरण ने मेरा पूरा मूड बदल दिया और मैंने फिर पटना जाना तय किया। शुभम कहते हैं कि मैंने अपने घर वालों से बात की कि कहा मुझे पटना जाना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। मेरे माता पिता ने मेरी बात मान ली और मेरी लाइफ का टर्न हुआ। इसके बाद से आगे की पढ़ाई पटना की, फिर दूसरे शहरों में जाके काम किया। तो दोस्तों ये हो गई उनकी आत्मविश्वास की बात। मैं शुभम के कुमार के बारे में कुछ और बातें भी चर्चा करना चाहूंगा। इनका कहना है कि दिल्ली जाके ही कलेक्टर नहीं बनोगे आप किसी भी गांव में, कि अब इनकी बात तो मानो जो टॉपर है, हमारी बात तो सुनते नहीं हो, दिमाग में घुसा होता है दिल्ली पहुंच जाए वहां से कलेक्टर बन के आएंगे। तो एक टॉपर के नाते, एविडेंस के नाते मैं बात करना चाहूंगा, आप कहीं के कहीं भी रह रहे हैं, किसी छोटे छोटे गांव में रह रहे हैं, मैटर नहीं करता कि आप दिल्ली में जा रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप कितने लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और किसकी गाइडेंस में पढ़ाई कर रहे हैं, ये मैटर करता है। आगे इन्हीं की मैं आपको फिर से बताता हूं। इनका स्टेटमेंट, यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी खास कोचिंग संस्थान या शहर में जाकर ही परीक्षा की तैयारी हो सकती है, बल्कि परीक्षा की तैयारी कोई भी छात्र कहीं से भी कर सकता है, बस उसे अपनी तैयारी लेकर डेडिकेशन होना चाहिए। शुभम का कहना है अब तो डिजिटल मीडियम का जमाना है, ऑनलाइन, यूट्यूब, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके पास है, आराम से तैयारी कर सकते। बिहार में तैयारी नहीं कर सकते थे जो लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे मध्य प्रदेश के लोग, हमारे कहीं भोपाल है, मध्य लोग भागते हैं, हम दिल्ली भाग जाएं, बंबई भाग जाएं, पुणे भाग जाएं, 2 साल बाद माता पिता का पैसा एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, उन पे बर्डन डालते हैं और हासिल क्या होती, कुछ नहीं। दोस्तों सफलता तो आप ही के भीतर छुपी हुई है, आपका डेडिकेशन, आपका आत्मविश्वास। कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी नहीं करना। अब इन्होंने बोला कि तैयारी हम कितने घंटे करें, हर बच्चे के मन में होता है। तो आजकल हर व्यक्ति बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है, हम 10 घंटे, 24 घंटे, 20 घंटे, भैया शरीर है, आप 24 घंटे एक दिन पढ़ लोगे बिना सोए, अगले दिन क्या हुआ, 3 दिन पढ़े हो सो रहे हो, वो बेहतर है या हर दिन कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो, वो बेहतर है। शुभम ने अपने इंटरव्यू बोला, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 3 साल से तैयारी कर रहा था, 7 और 8 घंटे मैंने दिया। शुभम ने यूपीएससी की तैयारी के बारे में बताते हुए कहा कि हर दिन 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करते थे। उनका ये रूटीन लगभग 3 साल चला, 2 साल में ही सिलेक्शन हो गया था, तीसरे साल तो टॉपर बने, नंबर 1 के, तब जाकर सफलता मिली। शुभम कहते भले छात्र किसी भी कोचिंग की मदद ले या ऑनलाइन स्टडी मटेरियल सबसे मिले, छात्रों को विषय को अच्छे समझना चाहिए, जो हम नहीं समझते, हमें रटना है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल किताब ले आएंगे, रटना है, ओझा किताब ले आएंगे, रटना है, लूसेंट ले आएंगे, रटना है। जब तक आप समझेंगे नहीं, कुछ भी पॉसिबल, संभव ही दोस्तों नहीं है। मैं बताता हूं कैसे समझना है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। पहली, अब जब उनका सिलेक्शन हुआ तो उनसे पूछा तुम क्या करना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो। उन्होंने बोला जहां मेरा जन्म हुआ मैं उसी राज्य में रहना चाहता। तो उनकी पहली पसंद बिहार, दूसरी पसंद मध्य प्रदेश। अब ये 2 चीजें सामने आई। आपसे पूछूं कहां आईएएस बनोगे, आज के टीनेजर्स जिन्होंने कभी सफलता हासिल नहीं करी, बस बातों से उन्होंने सबका दिल जीतते हैं। बंबई, गोवा, जहां पैसा ज्यादा है, उगाई ज्यादा है। शर्मनाक है ये बात हमारे टीनेजर्स की, जो मेरे सामने बोलते हैं आईएएस बनने पैसे के लिए, शर्मनाक। और वो क्या करेंगे, बस ये मुंह से बोलते रहेंगे, ओवर एज हो जाएंगे और फुल्की बेचेंगे या घर में किसानी करेंगे, वो भी ढंग से नहीं कर पाए। किसानी करने के लिए मेहनत चाहिए, फुल्की बेचने के लिए भी मेहनत चाहिए। इस व्यक्ति का सोच, ऑब्जेक्टिव कितना गजब का था, ग्रामीण था, गांव से जुड़ा था। इसने बोला मैं किसान से जुड़ी समस्याओं को सुलझाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश और बिहार एग्रीकल्चर में बहुत पोटेंशियल है, मैं वहां पे जाके खेतीबाड़ी, क्रॉप्स, फसलों में अपना दिमाग अपना लगाना चाहता हूं, जिससे वहां का प्रोडक्शन बढ़ा सकूं और किसानों को, इवन उसके क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र को ऊपर लेके आ सकूं। देखिए आप पुणे में ट्रेनिंग कर रहे थे, शिवम ने कैडर कुछ ने कहा कि उनकी पहली पसंद बिहार है,
दूसरे पर्सन मध्य प्रदेश है। शुरू वाले में एक खास बात है, उन्होंने बोला 2019 में भी 290, मैंने बोला 290 रैंक आ गई थी। ये उनका दूसरा अटैम्प्ट प्रयास था। 2019 में भी वो ओबियसली आईपीएस बन गए थे, ये दूसरा अटैम्प्ट था उनका और टॉप किया। उन्होंने बोला कि गांव के विकास पर विशेष ध्यान देंगे। ये महात्मा गांधी जी की बात थी, अगर गांव विकास करेंगे तो पूरा देश आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। सोचो व्यक्ति की कितनी सकारात्मक सोच है। सोहम कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, ऐसे वो गांव के विकास पर विशेष जोर देंगे। शिवम ने बताया कि कटिहार ग्रामीण इलाके में ताल्लुक रखते हैं, इसलिए ग्रामीण इलाकों की स्थिति का पता है। वे जानते हैं जब हर साल बाढ़ आती है, बड़ी आबादी से प्रभावित होती है, बाढ़ राहत को लेकर विशेष कार्य करेंगे, फसलों को लेकर विशेष कार्य करेंगे। मतलब कितनी सकारात्मक सोच है। आपको अभी से तैयारी दूसरी है, पहले सकारात्मक सोच बदलनी पड़ेगी आपको। तो आपने आज 3 लेसन लिए। आत्मविश्वास, अगल बगल आपको नेगेटिव है, आपको सकारात्मक बने रहना है। तीसरी चीज, देश के हित के लिए कुछ सोचना है, ना कि अपने लिए। कभी सफलता नहीं मिलेगी अगर आपने अपने लिए सोचा। अब दोस्तों शुभम के बारे में मैंने सिर्फ इसलिए बताया, मैं हर बार लेके आता हूं, उसके बाद मैं खुद भी पढ़ाता हूं। 7 PM लाइव लेक्चर रहता है मेरा, जिस समय आप देख रहे हैं, ये मेरी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मेरा लाइव लेक्चर 7 PM रहता है। अगर आपको जुड़ना है 7400501501 पे व्हाट्सएप कर देना नाम, आपको लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाना टेलीग्राम पे और मेरे लाइव लेक्चर का आनंद लेना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं समझना क्या होता है, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। जो भी मेरे स्टूडेंट देख रहे होंगे, पॉलिटिकल साइंस सब भागते हैं। आप किताबों को कम से कम पढ़ो, एक किताब को 100 बार पढ़ लोगे ज्यादा बेहतर है। 100 किताबों को एक बार पढ़ना खतरनाक है। अब बच्चों समझ के पढ़ाई करने का ताल्लुक क्या है, हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, हम जो पढ़ाते हैं बिल्कुल साधारण भाषा में पढ़ाते हैं, सरल से कठिन की ओर। हम कहते हैं एनालाइज करो। यूपीएससी अगर रट्टाफिकेशन होता, तुम लक्ष्मीकांत लेके बैठे हो, ओझा लेके बैठे हो, रट रहे हो, तो वो सिर्फ प्रीलिम्स के बाद ही आपको कलेक्टर बना देता। वो मेंस क्यों लेता है? मेंस इसलिए लेता है जिससे आप अपने एनालाइज आंसर राइटिंग को निखार सको। तो आपको जो मेंस लिखना है वो आपका 40% किताब, 60% आपका न्यूज़पेपर होने चाहिए। अब चलो मैं नॉर्मल सी बात करता हूं। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय सबने सुना है, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो। अगर मैं आपसे कहूं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करो, 200 शब्दों में लिखो, 250 शब्दों में लिखो, क्या लिखोगे? सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय है, इसकी इस आर्टिकल में डिफाइन है, ये रिट जारी करता है। रिट पे लिख रहे हो भाई मेरे, आपको यूपीएससी फाइट करना है, आंसर राइटिंग पे फोकस करना है। तो एनालाइज करो, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है एनालाइज का, ज्यादा पढ़ना और न्यूज़पेपर से अटैच करना, जो गाइडेंस के बिना नहीं संभव है। अब सुप्रीम कोर्ट आपके सामने है, ठीक है दोस्तों। पहला, इतिहास। हम जब क्वेश्चन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में इतिहास से शुरुआत करेंगे। हमारा इतिहास क्या होगा? जॉर्ज पंचम। भारत में सुप्रीम कोर्ट की, हम कलकत्ता पढ़ते हैं, रेगुलेटिंग है 1773, 84 पिट्स इंडिया एक्ट, उससे उभरो और जानो। जॉर्ज पंचम 1800 सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश करने का सबसे बड़ा काम ये इतिहास। अब करंट अफेयर पे आ जाओ। चैलेंजेस क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट के सामने, मैं आंसर बता रहा हूं कैसे करते हैं हम। चैलेंजेस, अभी अभी हिंदुस्तान टाइम्स में, द हिंदू में न्यूज छपी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 493 दिन, 493 दिन वकीलों की हड़ताल रही। तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ा चैलेंज है इन कोर्ट का, जुडिशरी सिस्टम का। इसका एक एवरेज आया, हर साल 93 दिन कोर्टें बंद रही, उच्च न्यायालय बंद रहे। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर केसेस को खत्म करने, पेंडिंग केस जल्दी निपटाने हैं,
तो पहला चैलेंज क्या है? हड़तालों को विराम देना। आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू में एनालाइज कर रहे हो, किताबों में नहीं लिखा ये आपको अखबार से पढ़ा है। आपको स्ट्राइक को कम करना होगा, पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज, आपके सामने जो ट्रायल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में या अदर कोर्ट में, उनकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, उनको कम करना। लाभ लाभ लाभ। अब आप अपने सुझाव देंगे। सुझाव नंबर 1, वहां कंक्लूजन चाहिए यूपीएससी में, कितना बच्चा एनालाइज करता है। पहला सुझाव, संडे के दिन भी खुलनी चाहिए। दूसरा सुझाव, हड़तालों को मत लिख देना, हड़ताल को हमें ऐसे वकीलों को नियुक्त करना चाहिए जो ट्रायल को थोड़ा कम कर सके, जिससे पेशी जल्दी हो, उनकी सुनवाई हो सके। अगर मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं बच्चों, एक हमारे आप 7 PM मेरे लाइव लेक्चर लगते हैं, उसमें बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं सिर्फ शॉर्ट में समझा रहा हूं। तो पहले इतिहास लिखा, चैलेंजेस लिखे, सुझाव लिखे, तब हमारा ये सिनेरियो बना। अब एक और टॉपिक छोटा सा, नीति निदेशक तत्व, 2 मिनट लूंगा। नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल 51 का ए जब भी आता है बच्चे पढ़ लेते हैं। मूल कर्तव्य और डायरेक्ट प्रिंसिपल, मतलब मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज आफ्टर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बच्चे पढ़ लेते हैं कि ये हुआ था 42 अमेंडमेंट हुआ था, और इसमें हमारे 11 हैं, 83वां संविधान संशोधन 2002 में। बस अरे भैया, टॉपर बनना ही नहीं, बनना सुमन जैसा बनना है, रट्टाफिकेशन नहीं। 10वीं क्लास का बच्चा भी रट लेगा। 51A में है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 42 अमेंडमेंट पे बना गया। हमें क्या लिखना है? ये आपके यूपीएससी में 4 बार क्वेश्चन देखा है। 51 का ए का 7th सिनेरियो, 7वां, आपको पहले 1 से लेकर 10, 11 तक के हर को एक सिस्टमैटिकली लर्न करना पड़ेगा। यूपीएससी इनके बीच में से ड्यूटी निकाल के दे रहा है। जैसे पहला, राष्ट्रगान का आदर करना, पहली ड्यूटी किससे अटैच करी? 1971 के एक्ट से इन्होंने ऐड करी। दूसरा, जब इन्होंने किया, मतलब अटैचमेंट जब इन्होंने किया ड्यूटी, तो 7वीं क्या है? पर्यावरण, एनवायरमेंट। तो 1 से लेकर 10 तक राष्ट्रगान पहली ड्यूटी, दूसरी ड्यूटी आदर्शों को फुलफिल करना, तीसरी इंटीग्रिटी अखंडता बनाए रखना, चौथी महिलाओं को सम्मान देना, समृद्धि करना, 5वीं हर कोई सिस्टमेटिक आपको याद करना पड़ेगा, परंपराओं को चलन करके लेके आना, देश प्रेम करना, 7वीं पर्यावरण हो गई। तो ये आपको 8वीं जब पर्यावरण अनुसंधान करना, अनुसंधान होंगे तभी पर्यावरण हो सकेगा। 9वीं हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति उसकी रक्षा करना, 10वीं आगे बढ़ने का उत्कर्ष प्रयास करना, 11वीं आपको सब मालूम है, बाद में जोड़ा गया था संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसमें उन्होंने जोड़ दिया कि 6 से 14 तक फ्री पढ़ा है। ये तो 11 हो गई, लेकिन ये भी रट लेगा। हमें क्या करना है? एक तो आपको 11 की 11 ड्यूटी याद करनी है, समझनी है, क्योंकि 51 का ए का 7 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। हम ऊपर ऊपर पढ़ के भाग जाते हैं, कोचिंगों में भी ऐसे करते हैं, बिल्कुल नहीं, डीप पढ़ना है। अब नीति मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों की आलोचना करो, यही तो एनालाइज है। एग्जामिनर जानना तुमने क्या पढ़ा, तुमने तो रट टू लिख दिया। तुमने आलोचना कभी करोगे जब तुमने एनालाइज किया होगा, यस और नो? तो एनालाइज करो, आलोचना। आलोचना क्या है? अब आप सोचोगे इसकी क्या आलोचना? ये तो कर्तव्य है, राष्ट्रगान गाओ, आदर करो, आदर्शों को दो, देश को आगे बढ़ाओ, परंपराओं, बंधु बांधव की, भ्रातृत्व की फीलिंग लेके आओ। इसकी आलोचना क्या है? बिल्कुल आलोचना है। यही यूपीएससी मानता है, सिविल सर्विस हर एग्जाम मानता है यूपीएससी। पहला, संतति ऐसे जैसे मानववाद, हमारे फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर इतने डिफिकल्ट शब्दों को, अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनको समझने में अभी तक कोशिश की जा रही है, उनको समझा नहीं जा सकता। दूसरा,
कई बार कुछ शब्दों को दोहराना। ड्यूटी का चौथा ले लो, अखंडता। तीसरा ले लो, अखंडता। छठवां ले लो, अखंडता, यानी मानवता आगे बढ़ाना। कई शब्दों को आवश्यक ना होते हुए भी हर में जबरदस्ती डालने का प्रयास किया है। आलोचना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आलोचना, यह है एनालाइज बच्चों। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि इसके लिए कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। सोचो, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दिमाग से सुनिएगा। ये हमारे कर्तव्य हैं। अगर मैं इनको फॉलो नहीं करता हूं तो मेरे खिलाफ कोई दंडात्मक कठोर कार्रवाई की व्यवस्था नहीं की गई है। ये इसकी आलोचना हो सकती है। अब आप जानते हो, आपने से इतना सुना है, स्वर्ण सिंह ने ये अपने फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों को रिकमेंडेड किया था, सिफारिश की थी। लेकिन वर्मा समिति 1999, वर्मा कमेटी 1999 में बताया कि हमारे मौलिक कर्तव्यों कहते दंडात्मक नहीं है, लेकिन फिर भी दंडात्मक है। कैसे? 1971 राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का अगर आप वो आलोचना करते, क्रिटिसाइज करते हैं, वो अपराध की श्रेणी में है। जनप्रति अधिनियम 1951, वन अधिनियम अधिनियम 1980, 1982, आप जीव को सताते आप जेल जाएंगे। सोचो, मौलिक कर्तव्य कहीं ना कहीं हमारे दंडात्मक नियमों से, अधिनियमों से जुड़े हुए हैं। तो ये एनालाइज है, ये एनालाइज है। स्वर्ण सिंह ने जब बनाए तो उन्होंने सिर्फ 8 दी थी, 8 सिफारिशें की थी। हमने कितनी जोड़ी? 10। बाद में कितनी जोड़ दी? 1। टोटल हो गई 11। इन्होंने कहा था दंड दो तभी मानेंगे, सरकार नहीं मानी और यही एनालाइज है। तो दोस्तों, मेरा नंबर सामने लिखा हुआ है 7400501501 भोपाल, कालका आईएएस जोन। कोई भी हेल्प चाहिए एमपीपीएससी, यूपीएससी, उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विसेज से, नोट्स, टेस्ट सीरीज या हमारी फ्री गाइडलाइन, फ्री सपोर्ट के लिए भी एक मैसेज कर देना, कॉल कर देना। कॉल करना, शाम को 6:30 से 7 के बीच में हम फ्री रहते हैं, आपसे जरूर बातें करेंगे। और आप हमसे टेलीग्राम में जुड़ना है तो आप बस मेल करिए। और अगर आपको इंक्वायरी करनी है सिविल सर्विसेज से, मेरी कोचिंग आइए, हम मुलाकात करेंगे। तो शुरुआत हुई थी शुभम से, उसके दृढ़ संकल्प से, समापन होता है एनालाइज से, आंसर राइटिंग से। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। पूरे लेक्चर के आखिरी में बोल रहा हूं, शुरू में नहीं बोला, लाइक कर देना। तो मैं ऐसे YouTube पे भी वीडियो डालता रहूंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।